हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी अरोड़ा। आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक एज के बारे में। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म किया था, जिसके अंदर हमने उसकी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, इन सब के बारे में बात करी थी। इसके अलावा लास्ट में हमने ये भी देखा था कि उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और इसके साथ में ये भी देखने की कोशिश करी थी कि जो इसकी कंटेम्प्रेरी जो दूसरी सिविलाइजेशंस थी वो किस तरह से काम कर रही थी। तो जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होगा, तो उसके बाद हमारी एक नई एज की शुरुआत होगी, विच इज वैदिक एज। लेट्स मूव अहेड एंड सी। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। हमने उस टाइम पे बोला कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी माइट बी अ रीजन। ठीक है, आर्यन आए, लड़ाई करी। तो जब हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करते हैं ना, तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बोलते हैं वैदिक एज भी 1500 BCE में शुरू हुई और हड़प्पन का डिक्लाइन भी लगभग इसी टाइम पे हुआ, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मे बी वॉर हुआ होगा। अगर हम देखें IVC और वैदिक एज में क्या डिफरेंसेस है, तो जो मेजर डिफरेंसेस है ना, वो है ये अर्बन कल्चर था यहाँ पे, और यहाँ पे वैदिक एज में हम देखेंगे रूरल कल्चर है। वैदिक एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि ये लोग एग्रीकल्चर काफ़ी प्रैक्टिस करने लगे थे लास्ट में। बट अगर आप वैदिक एज में देखोगे तो यहाँ पे वापस से वो पेस्टोरल, नोमैडिक फीचर इनमें नजर आने लगेगा। ये तो गया डिफरेंसेस की बात। तो क्या ऐसा हुआ कि जब एक सिविलाइजेशन खत्म हुई और ये दूसरी वैदिक एज शुरू हुई तो क्या सब कुछ ही खत्म हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो कैरी फॉरवर्ड रही, जैसे कि नेचर की वर्शिप करना। दोनों ही लोग नेचर की वर्शिप कर रहे थे प्रीडोमिनेंटली। टेम्पल्स का ना होना, क्योंकि नेचर की वर्शिप कर रहे थे तो टेम्पल्स तो नहीं थे। दोनों ही सिविलाइजेशन में, दोनों ही एजेस में आपको टेम्पल्स नहीं देखने को मिलेंगे। कल्ट प्रैक्टिसेस आपको दोनों ही टाइम पे देखने मिलेंगी। फायर की वर्शिप दोनों में ही हो रही थी। फायर ऑल्टर्स मिले थे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसी तरह वैदिक एज में भी फायर की वर्शिप हो रही थी। पॉटरी की बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब मैंने बात करी थी तो मैंने बोला था ऑकर कलर्ड पॉटरी थी। अगर आप वैदिक एज की बात करोगे तो वो भी ऑकर कलर्ड पॉटरी ही यूज कर रहे थे। इसके अलावा एक और तरह की पॉटरी जो वो यूज कर रहे थे, दैट वॉज पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। ठीक है, तो आगे और भी पढ़ेंगे हम पॉटरी के बारे में। बट अभी हम देखते हैं कि ये जो आर्यन वर्ड है इसका क्या मतलब है। तो आर्यन में जो ये आर्य वर्ड है ना, ये इसका मतलब होता है नोबल। ठीक है, मूविंग अहेड, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ये आर्यंस जब इंडिया में आए तो आए कैसे, या फिर ये शायद पहले से ही इंडिया में थे। तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग लोगों ने इसको प्रपोज किया है। तो सबसे पहले और सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी इज आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, तो साउथ साइबेरिया से आए, अफगानिस्तान के में हिंदू कुश माउंटेन्स से होते हुए इंडिया में एंटर किए। एक बार मैप पे देख लेते हैं, तो कहीं साउथ साइबेरिया यहाँ होगा, रशिया के नीचे है ना। यहाँ से वो लोग माइग्रेट किए होंगे अफगानिस्तान में माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स। इन माउंटेन्स के बीच में पासेस होते हैं। माउंटेन को एकदम ऐसे ऊपर से नीचे आके क्रॉस करना मुश्किल है, तो दो माउंटेन के बीच में कहीं कहीं रास्ते होते हैं। इन रास्ते को हम कहते हैं पासेस। तो ऐसे ही पासेस से होते हुए वो हिंदू कुश माउंटेन से होते हुए इंडिया में एंटर किए होंगे, एक ये थ्योरी कहती है। अच्छा, ये थ्योरी खाली ऐसे ही नहीं दी गई है, इनके पीछे एविडेंसेस भी हैं, जैसे हॉर्सेस का यूज होना, फायर कल्ट्स, स्पोक व्हील होता है एक, ये तो हो गया पहिया, और इसके बीच में जब ये इस तरह से जो स्पोक होते हैं कहते हैं स्पोक्ड व्हील्स, और क्रिमेशन के तरीके, तो ये वैसे ही है जैसे साउथ ऑफ साइबेरिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। आर्यंस उसी तरह के प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे। ठीक है, एक दूसरी थ्योरी कहती है कि भैया सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशियन थ्योरी ये दी थी मैक्स मुलर ने। वो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया मतलब ईरान इराक वाले एरिया से, या फिर यूरेशियन स्टेपे इज द ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये वहाँ पे रहते थे और वहाँ से इंडिया में माइग्रेट किए। ऐसा किससे पता चलता है, तो कई सारे जो वैदिक वर्ड्स और वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अवेस्त एक ईरानियन टेक्स्ट है। ठीक है, वह उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो अवेस्त ईरानियन टेक्स्ट से मिलती जुलती हमारी ऋग्वेदिक की कई सारी कॉन्सेप्ट्स और वर्ड्स हैं। इसके अलावा 2018 में एक जीनोमिक स्टडी हुई जिसमें वाई क्रोमोसोम मिला। ये वाई क्रोमोसोम सेंट्रल एशिया में भी वैसे ही मिला है जैसे साउथ एशिया में मिला है, तो मतलब सेम क्रोमोसोम मिला है, इसलिए माना जा रहा है कि मे बी वो लोग सेंट्रल एशिया से आए होंगे। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी जो है वो है यूरोपियन थ्योरी। यूरोपियन थ्योरी आपको दी गई सर विलियम जॉन्स ने। सर विलियम जॉन्स ये कहते हैं कि
जो आर्यंस थे उनका जो मेन होमलैंड था वो था यूरोप। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सारे लिंग्विस्टिक स्टडी की गई, उसमें ये पता चला कि संस्कृत में जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं यूरोपियन लैंग्वेज जैसे ग्रीक, लैटिन, जर्मन इससे मिलते जुलते हैं। जैसे संस्कृत का वर्ड पितरी, लैटिन में वही पैटर होता है, पितरी मतलब फादर। संस्कृत का वर्ड मैत्री, लैटिन में वही मैटर होता है विच इज़ मदर। ठीक है। इसके बाद एक और थ्योरी है विच इज़ इंडियन थ्योरी। इंडियन थ्योरी तो ये कहती है कि आर्यंस कहीं से नहीं आए थे भैया, वो इंडिजिनस ही थे, इसी सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे। इसके एविडेंसेस कैसे मिलते हैं? तो ऋग्वेदा में कई जगह पे सैक्रिफाइशियल रिचुअल के बारे में बात की गई है, जोग्राफिकल डेटा को एक्सप्लेन किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि मे बी वो इंडिया में ही थे। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि है डीएनए एनालिसिस। राखीगढ़ी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ठीक है, काफ़ी प्रोमिनेंट साइट है, हरियाणा में है, इंडिया में ही। तो जब आप देखोगे तो वहाँ पे जो विमेन के जो स्केलेटन मिले और जो आर्यंस के जो डीएनए था उससे जो डीएनए एनालिसिस किया गया तो पता चला कि भाई आर्यंस के जो डीएनए है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डीएनए से काफ़ी मैच करता है। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं कि आर्यन कभी भी माइग्रेट नहीं हुए थे, वो इंडिया में ही थे। एक है आर्कटिक रीजन की थ्योरी। आर्कटिक रीजन की थ्योरी आपको प्रपोज की थी बाल गंगाधर तिलक ने। एक्चुअली वेदास में कई कई जगह मेंशन है कि जो होमलैंड था ना आर्यंस का, उसमें 6 महीने का लंबा दिन और 6 महीने की लंबी रात हुआ करती थी। अब ऐसा कहाँ है? ऐसा अर्थ में कहाँ होता है? या तो नॉर्थ पोल में होता है या फिर साउथ पोल में होता है, या तो आर्कटिक रीजन में होगा या फिर अंटार्कटिक रीजन में होगा। अब इंडिया यहाँ पर है और हमें पता है अंटार्कटिक रीजन से इंडिया में आने के लिए पूरा सदर्न ओशन पार करना पड़ेगा, तो विच वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए माना गया कि मे बी ये आर्कटिक रीजन से, क्योंकि ये तो पूरा लैंड ही है ना, तो आर्कटिक रीजन से इंडिया में आए होंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं मे बी आर्कटिक रीजन से ये लोग माइग्रेट किए होंगे इंडिया की तरफ। एक और थ्योरी है तिब्बत थ्योरी विच वॉज गिवन बाय दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने कहा कि जो तिब्बत था वो होमलैंड था आर्यंस का। मूविंग अहेड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि क्लासिफिकेशन की वजह से हमें पढ़ने में आसानी होती है, तो हमने वैदिक एज को 2 पीरियड में क्लासिफाई किया है। एक है ऋग्वेदिक और एक है लेटर वैदिक। ऋग्वेदिक को हम अर्ली वैदिक भी कह देते हैं, ऋग्वेदिक को हम ईवीपी अर्ली वैदिक पीरियड भी कह देंगे, और लेटर वैदिक को एलवीपी लेटर वैदिक पीरियड भी कहेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में अगर आप देखोगे तो आर्यंस इसी रीजन में रिसाइड करेंगे, मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजन में। नॉर्थ वेस्ट रीजन कौन सा? जिसके अंदर आपको ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब दिखेगा और कुछ कुछ एरिया वेस्टर्न यूपी का भी। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड में एंटर करेंगे, तो ये लोग ये रीजन से माइग्रेट करते हुए इंडिया के ईस्टर्न की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि ये वेस्ट बंगाल तक, बंगाल वाले एरिया तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में हमें पता चलता है 2 सोर्सेज हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, एक होते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो लिटरेचर के थ्रू मिलते हैं, नॉन लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो लिटरेचर के थ्रू मिलते हैं। तो एक तो लिटरेचर के थ्रू मिला हमें ऋग्वेद, है ना, ये तो पूरी अपने आप में ही बहुत एक्सटेंसिवली कवर करती है आर्यंस को। इसके अलावा और कौन से हैं? एक मैंने अवेस्ता के बारे में बात करी थी विच वॉज ईरानियन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में भी आर्यंस के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा अगर मैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज के बात करूँ तो हम कई सारे आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करते हैं। एक्सकेवेशन करी होगी ना, तो उससे जो आर्टिफैक्ट्स निकले उसको स्टडी करके हम बताते हैं। तो ऐसी एक इंस्क्रिप्शन, एक कसाइट इंस्क्रिप्शन विच इज़ इन इराक, जो बात करती है आर्यंस के बारे में। एक मितानी इंस्क्रिप्शन है विच इज़ इन सीरिया, जो भी बात करती है आर्यंस के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गए सोर्सेज जहाँ से हमें पढ़ने को मिलेगा कि वैदिक पीरियड में लोग कैसे थे। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड को डिफाइन करने से पहले या समझने से पहले ये जो हम बार बार वेद बोल रहे हैं, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि ये क्या थे। तो ये जो वेद थे, इनका रूट वर्ड है विद, ठीक है। विद का मतलब क्या होता है? टू नो, नॉलेज, विजडम या फिर विजन। ओके, तो वेद हमें क्या देंगे? वेद हमें देंगे नॉलेज, वेद हमें देंगे विजडम, विजन, ठीक है। तो 4 तरह के वेद हैं जिसमें सबसे पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे आपका सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। अगर आप देखोगे ऋग्वेद ये आपका सबसे पहला वेद था और ये अर्ली वैदिक पीरियड में ही लिखा गया। इसके बाद है आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपका लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट बनेंगे। जब आप ऋग्वेद की बात करोगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल्स है।
इनको बुक्स भी कह सकते हो आप। इन 10 मंडल में 1028 हाइम्स है। हाइम्स को हम सुक्त भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सुक्त, ठीक है। और इन सुक्त के, इन हाइम्स में 10466 श्लोक्स है। क्या है? श्लोक्स। तो अगर मैं इजी तरीके से समझाना चाहूँ तो ऐसा बोल दूँ कि 10 बुक्स थी, 10 बुक्स थी, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स थे और उन चैप्टर्स में कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा था, ठीक है। तो इन टेक्स्ट में क्या लिखा है? बेसिकली इन टेक्स्ट में लिखा है कुछ हाइम्स दैट वर संग इन द प्रेज ऑफ कुछ नेचुरल गॉड, जैसे अग्नि, इंद्र, आग, पानी, वायु, इन सब के बारे में, इनकी सबकी प्रेज में कुछ कुछ हाइम्स लिखी गई हैं। एक सुक्त है, एक हाइम है, एक सुक्त है विच इज पुरुष सुक्त, ठीक है। इसमें 4 वर्ण सिस्टम को डिफाइन किया गया है। वर्ण सिस्टम में जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है। तो इस सिस्टम के हिसाब से जो ब्रह्मा जी थे, जो ब्रह्म थे, उनके हेड से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से मतलब उनके शोल्डर्स वाले हिस्से से क्षत्रिय निकले, उनके थाइज वाले हिस्से से वैश्य निकले और पैरों वाले हिस्से से शूद्र निकले। इस तरह की बातें कही गई हैं। अच्छा, ये जो पुरुष सूक्त जो आपका ये वाला जो है, ये जो 10वें मंडल का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ 10th मंडल। ऐसा माना गया है कि ये जो 10th मंडल है ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। वैसे तो ये पूरा ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में ही बना है, बट जो 10th मंडल है ये स्पेसिफिकली लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया। इन वेद में, इस ऋग्वेद में एक गायत्री मंत्र जिसको ओम भूर्भुवः स्वः भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम सावित्री मंत्र भी है, ये ऋग्वेद में ही है। ये किन्होंने लिखा? तो ये लिखा था विश्वामित्र ने, ठीक है। ये किन्होंने लिखा? विश्वामित्र। मूविंग अहेड, सामवेद की अगर मैं बात करूं तो ये कलेक्शन है मेलोडीज का, ठीक है। अगर म्यूजिक के बारे में अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कोई डेटा प्रेजेंट है तो दैट इज सामवेद, ठीक है। ये क्या करता है? ऋग्वेद में ही लिखी चीज़ों को ट्यून के साथ गाने लायक बनाता है, ठीक है, गाने की फॉर्म में लिखा गया है। यजुर्वेद में क्या लिखा है? तो यजुर्वेद में ये जो रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं उनकी रिसाइटेशन है, ठीक है। ये जो रिसाइटेशन के साथ जो भी रिचुअल परफॉर्म करने हैं उनके बारे में लिखा है। 2 तरह के यजुर्वेद है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पोएट्री के फॉर्म में है, पोएट्री की फॉर्म में है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है जिसको हम शाम यजुर्वेद भी कह देते हैं, ये प्रोज की फॉर्म में है, ठीक है, ये प्रोज की फॉर्म में। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद एक्चुअली जो रिचुअल्स, यजुर्वेद में जो रिचुअल्स लिखे हैं उनकी डिटेलिंग है, उनको डिटेल में बात करता है। इसके अलावा चार्म्स, स्पेल्स, मैजिक, इस सब के बारे में भी बात करता है। तो अगर हम ऊपर वाले तीनों वेद देखें, नेमली ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद, ये तीनों वेद जो हैं ये आर्यंस के बारे में बताते हैं, प्रीडोमिनेंटली आर्यंस के बारे में बताते हैं। पर जो अथर्ववेद जो कि लास्ट वेद है ये आपको नॉन आर्यंस की लाइफ के बारे में बताएगा। अच्छा, आर्यंस और नॉन आर्यंस कौन थे? अगर मैं यहीं पे डिस्क्राइब करना चाहूँ तो हमने कहा आर्यंस आए और इन्होंने इन्वेड किया। तो जब इन्वेड किया तो नॉन आर्यंस जो लोग होंगे वो हार गए होंगे, तो देवर डिफीटेड। इन डिफीटेड लोगों में को हम कह देते हैं नॉन आर्यंस। ये आर्यंस नहीं है। इन नॉन आर्यंस में 2 तरह के डिवीजन करी गई, एक था दासाज और एक था दस्यु। तो जो तो गोरे लोग थे उनको दासा कह दिया और जो थोड़े से काले श्वेत लोग थे उनको दस्यु कह दिया। इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई वेदों की बात। अब कुछ और भी सेक्रेड वर्क्स हैं जहाँ से हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे ब्राह्मणास, ठीक है। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों ही वैदिक पीरियड के बारे में एविडेंसेस मिलेंगे, जैसे कि है ब्राह्मणास। तो ये क्या है? ये एक्सप्लेन करते हैं वेदास को, जो हाइम्स लिखी है ना ऋग्वेद में, उसको एक्सप्लेन करेगा कौन? ब्राह्मणा, ठीक है। किस फॉर्म में? प्रोज की फॉर्म में। वो तो पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है? प्रोज की फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेदास में जो सैक्रिफाइसेस, जो रिचुअल्स के बारे में लिखा है उन सबको एक्सप्लेन कहाँ किया जाएगा? ब्राह्मणास में। उसके बाद है अरण्यक्स। अरण्यक्स आर द फॉरेस्ट बुक्स। एक बार उपनिषद्स के बारे में देख ले पहले। तो उपनिषद्स क्या है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है,
ठीक है, जहाँ पे आपको ब्राह्मणास किसके बारे में बात करेंगे, रिचुअल्स के बारे में, कर्म के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, है ना। किसके बारे में बात करेंगे, कर्म के बारे में, रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे। वहीं उपनिषद किसके बारे में बात करेंगे, ज्ञान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ज्ञान के बारे में। ज्ञान, JNAN को ज्ञान ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, सोल के बारे में। एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट नॉलेज, ओरिजिन कैसे हुआ वर्ल्ड का, ठीक है, नेचर की जो मिस्ट्री है उनके बारे में कमेंट कर रहा है। ये उपनिषद कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करेगा रिचुअल्स को, क्योंकि ये किस पे स्ट्रेस देगा, ये स्ट्रेस देगा वैल्यू सिस्टम को। ये किस पे स्ट्रेस देगा, वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेस देगा। और एक सैल्वेशन के बारे में बात करेगा, मोक्ष प्राप्ति बाय सेल्फ कंट्रोल। इसके अलावा एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि वैसे तो सारे ही जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, पर ये थोड़ी सी क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है, थोड़ा संस्कृत में फ़र्क है। अच्छा, अरण्यक्स जो है ना, अगर मैं अरण्यक्स के बारे में डिटेल बात करना चाहूँ तो जहाँ ब्राह्मणा जो है वो आपको रिचुअल्स के बारे में बताते हैं कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने चाहिए, और उपनिषद आपको ज्ञान के बारे में बताते हैं कि राइट, आपको वैल्यू सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो जो अरण्यक्स है ना, ये इन दोनों का ब्रिज का काम करते हैं। अरण्यक्स क्या करेंगे, इन दोनों के ब्रिज का काम करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिज कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये किससे डील करेंगे, मिस्टिसिज्म, राइट्स, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, इसके साथ साथ ये कर्म और ज्ञान के मार्ग को जोड़ने का भी काम करेंगे। मूविंग अहेड, कई सारे उपनिषद हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ उपनिषद के नाम है, एक बार इनको देख लेते हैं। तो ऐत्रेय उपनिषद किसके बारे में बात कर रहा है, आत्मा, सोल के बारे में बात करेगा। ऐसी एक कथा उपनिषद है। कथा उपनिषद नचिकेत और यम, ये दो लोग हैं जिनके बीच की कन्वर्सेशन है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। इस कन्वर्सेशन में ये लोग क्या बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट मैन, उसका सोल, नॉलेज, मोक्ष, लिबरेशन। मोक्ष मतलब लिबरेशन, सैल्वेशन किस तरह से अचीव हो सकता है। एक है चंडोग्य उपनिषद में मंत्रास के बारे में बात की गई है। इसके बाद है बृहद अरण्यक उपनिषद में आपको सोल का ट्रांसमाइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह का सोल का जाना, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, इस सब के बारे में बात की है। एक है मुंडक उपनिषद वही है जिससे हमने सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम का पार्ट है, वो हमने कॉपी किया है। कहाँ से कॉपी किया है, मुंडक उपनिषद से। एक और जो सेक्रेड वर्क है वो है एपिक्स की फॉर्म में। एपिक्स मतलब एक लॉन्ग पोएट्री, किसी स्टोरी को नरेट करना इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, और वो भी कैसी स्टोरी जिसमें हीरोइक डीड्स हो, एडवेंचर्स हो, उन सब के बारे में। जैसे रामायण, महाभारत, दो एपिक हैं। रामायण किन्होंने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, और महाभारत किन्होंने लिखी, वेद व्यास जी ने लिखी। इसके बाद में हम वैदिक पीरियड पे आते हैं। तो जब हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, सबसे पहले हम एक बार ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में देख लेते हैं। हम जितना भी वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़े। एक तो इसको आसानी से याद करने में आसानी होती है। दूसरा एक और चीज़ है कि मान लो कभी डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए मेंस में, मान लो कभी डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए तो भी आसान होगा लिखने में। अगर मैं वैदिक पीरियड की बात करूं तो वैदिक पीरियड के जो अर्ली वैदिक पीरियड में लोग जनरली कहाँ रह रहे थे, सप्त सिंधव रीजन में। कैसे पता चला भाई, ऋग्वेद में 7 नदियों के बारे में लिखा है, सिंधु, विपाश, वितास्त, पारुशिनी, असिकनी, शुतुद्री और सरस्वती। इन 7 नदियों के बारे में ऋग्वेद में लिखा है। और जब ऋग्वेद में इन 7 नदियों के बारे में लिखा है, तो ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, एक बार इनको देख लेना। ये एक्चुअली जो आजकल के टाइम पे हम जो नेम यूज़ कर रहे हैं, इनके ब्रैकेट में वो है। एक बार कोशिश करना, अगर याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हो सकता है कि पेपर में ऐसे पूछ जाए कि विपाश, वितास्त क्या है ना। यूपीएससी की तो आदत है कुछ भी पूछ लेने की, तो ये पूछ सकता है विपाश, वितास्त, पारुशिनी आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, और ABCD करके 4 ऑप्शंस दे देगा। तो अगर पढ़ा होगा, पता होगा, तो हो सकता है क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाओ। तो आप अर्ली वैदिक पीरियड अगर आप देखोगे तो ये सप्त सिंधव रीजन में मिलेगा। मतलब कि मैप पे दिखाने की कोशिश करूं तो इस रीजन में कहीं मिलेगा। जैसे हमने पहले भी देखा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है ना, जिसमें ईस्टर्न अफगानिस्तान का भी एरिया है और कुछ कुछ पाकिस्तान का भी एरिया है, ठीक है। तो आपको अर्ली वैदिक पीरियड इस एरिया में देखने को मिलेगा। जब हम लेटर वैदिक अच्छा, एक और चीज़, इस पीरियड में सबसे होलीस्ट रिवर कौन सी होगी, तो इस पीरियड की सबसे होलीस्ट रिवर होगी सरस्वती। क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार अगर किसी रिवर की चर्चा है तो वो
सरस्वती है और इंडस रिवर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सरस्वती रिवर को ये लोग होलीएस्ट मानते हैं। आज के टाइम में सरस्वती रिवर नहीं है, पर उस टाइम पे थी। लेटर वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग थोड़ा और ईस्ट, इंडिया में ईस्ट की तरफ मूव करेंगे और कहाँ जाएंगे, गैंगेटिक प्लेन्स में। कैसे पता चलता है, तो एक ब्राह्मणा है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, एक ब्राह्मणा है वो जिसका मैंने बताया था ना, जो वेदास पे कमेंट्री देता है ब्राह्मणा, ठीक है ना, जो वेदास की कमेंट्री है इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, तो एक उसी का पार्ट है सतपथ ब्राह्मणा, जिसके अंदर विदेग माधव के बारे में बात की गई है कि विदेग माधव जो है वो रिवर गंडक के ईस्ट की तरफ गए थे विद द हेल्प ऑफ गॉड अग्नि। तो देखो वो रिवर गंडक के ईस्ट की तरफ गए, तो रिवर गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना, और गंडक के ईस्ट की तरफ गए किसकी हेल्प से, गॉड अग्नि। तो देखो नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, वो इतना स्ट्रांग मानते हैं कि वो ये मान के चल रहे हैं कि अग्नि की हेल्प से रिवर को या फिर जंगलों को भी पार किया जा सकता है। देखो धीरे धीरे करके जब वो इस तरफ पे जाएंगे, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा फॉरेस्ट लैंड है, ये पूरा एरिया फॉरेस्ट है, तो इसको पार करके इस तरफ पे जाना उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। शायद इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ईस्टवर्ड बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए। रीज़न क्या था, रिसोर्सेज की कमी थी, जंगल थे ना, रिसोर्सेज की कमी थी, जंगल को कट कैसे करेंगे, क्योंकि रिसोर्स चाहे थे बट जो रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी। अब लेटर वैदिक पीरियड के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि वो इन फॉरेस्ट को यूज़ कर पाएंगे, फॉरेस्ट रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे, तो दैट इज़ आयरन। इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड को हम आयरन एज भी कहते हैं। तो क्या किसकी खोज होगी, आयरन की खोज हो जाएगी। जब आयरन की खोज हो जाएगी तो क्या बनाएंगे, स्वॉर्ड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्वॉर्ड्स बनाएंगे, तलवारें बनाएंगे, तलवार बनाएंगे, उससे क्या करेंगे, ये जंगल को कट करेंगे, ये जंगलों को क्या करेंगे, कट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना और इतनी सारी, और गंगा की तो कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और ये सारी कैसी रिवर है, पेरिनियल रिवर्स है, पूरे साल बहती है ना, सूखती तो है नहीं। तो पेरिनियल रिवर्स हैं, पूरे साल बहेंगी, तो ये एरिया कैसा है, ये फ्लड प्लेन्स, ये जो फ्लड प्लेन्स है ये कैसे हैं गंगा के, ये खूब ज़्यादा एलुवियल सॉइल से हैं, एलुवियल सॉइल के हैं, तो इसलिए क्या है, एक्सट्रीमली फर्टाइल है। इसीलिए आप देखोगे कि जब अर्ली वैदिक की मैं बात कर रही थी तो मैंने बोला कि वो पेस्टोरल थे, नोमैडिक थे, पर जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो एग्रीकल्चरिस्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब उन्होंने जंगल काट के ये जो फर्टाइल लैंड की डिस्कवरी करी है उसमें वो खूब सारा अनाज उगा सकते हैं। ठीक है, तो आयरन की एक खोज से देखा आपने कि कितना फ़र्क पड़ गया, एक टेक्नोलॉजी आने से पूरा सोसाइटी ही चेंज होगी, और ऐसा ही कुछ आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी ज़रूर करेगी। चलो उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं कि जब लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आर्यव्रत जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ इंडिया, मध्य देश जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पथ जिसको हम बोलेंगे साउथ इंडिया। अच्छा, इस रीजन को, ये वाला जो रीजन है ना, जो लेटर वैदिक पीरियड का रीजन है, उसको कुरु पांचाल रीजन भी कहते हैं। ठीक है, कुरु पांचाल कौन सा रीजन है, इंडो गैंगेटिक, इंडस और गंगा के बीच की जगह, और साथ में अपर गैंगेटिक वैली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कैसी थी इस सोसाइटी की अर्ली वैदिक पीरियड की। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हमारी सबसे छोटी सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, फैमिली, राइट। सबसे छोटी यूनिट क्या है, फैमिली। उस टाइम पे फैमिली को क्या कहते थे, कुल, और कुल का हेड कौन होगा, कुलपति। कुल का हेड कौन होगा, कुलपति। अच्छा, जब हमारी एक फैमिली होती है, फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे होते हैं। अब एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब फादर के ब्रदर्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो उनको वो क्या है, क्लैन है। उस टाइम पे क्लैन को वो लोग क्या कह रहे थे, ग्राम मतलब विलेजेस। ठीक है, तो एक ग्राम में जितने भी लोग रहते हैं वो क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है। ठीक है, तो कई सारी फैमिली मिलके क्या बन गया, ग्राम बन गया। तो एक ग्राम के हेड कौन है, ग्रामिनी। कौन है, ग्रामिनी। अच्छा, कई सारे जब ग्राम मिल जाएंगे, कई सारे विलेजेस जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, जिसको हेड कौन करेगा, विस्पति। ठीक है, और जब बहुत सारे विस मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, जन, जिसको हम ट्राइब भी कहेंगे, और इसको हेड कौन करेगा, गोपा। कौन हेड करेगा इनको, गोपा। अच्छा, जब बहुत सारे जन मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, जनपद बनेंगे, और इनको हेड कौन करेगा, राजन। इनको कौन हेड करेगा, राजन।
अच्छा, एक चीज याद रखना, इसके अंदर जो गोपा, विस्पति, ग्रामिणी, कुलपति जो भी है, ये सारे के सारे कौन है? मेल है। तो किस तरह की सोसाइटी थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, ये सब तो समझ में आता ही है। एक और चीज जो फर्क है वो ये है, अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने क्या बोला, कैसे थे लोग? पेस्टोरल थे। पेस्टोरल होंगे तो नोमैडिक फीचर भी उनमें देखने को मिलेगा। नोमैडिक होंगे तो क्या एक जगह पे रहेंगे? नहीं, ट्रैवल करते रहेंगे। तो क्या जो राजन है किसी टेरिटरी पे राज करेगा? नहीं। राजन किसी एरिया में कैसे राज कर सकता है? नोमैडिक है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो टेरिटरी मार्क कैसे करेंगे? तो राजन किस पे राज कर रहा है? यहाँ पे लोगों पे राज कर रहा है। राजन किस पे राज कर रहा है? ट्राइब्स पे राज कर रहा है। ठीक है, और राजन की जो रिसोर्स है, जो मेन रिसोर्स है, वो टेरिटरी नहीं है, क्या है? काउज है, गाय है। काउ का बहुत यूसेज, या फिर काउ को करेंसी जितनी इंपॉर्टेंस दी गई है इन अर्ली वैदिक पीरियड। जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो जो जन होंगे, जो बहुत बड़े बड़े जन होंगे, वो जनपद्स बन जाएंगे। और जनपद्स जो कि पहले जन जो है वो ट्राइब को डिनोट कर रहा था, अब जो जनपद्स बनेंगे वो किसको डिनोट करेंगे? टेरिटरी को। क्योंकि अब काउ की इंपॉर्टेंस से ज़्यादा टेरिटरी की इंपॉर्टेंस हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर करने लग गए थे। जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हम सेटल्ड लाइफ जिएंगे, एक जगह पे रहने लगेंगे, तो टेरिटरी मार्क करना आसान हो जाएगा। और फिर जब टेरिटरी मार्क करना आसान होगा तो हम जो राजा है उस टाइम पे वो किस पे राज करेगा? टेरिटरी पे राज करेगा। ओके, तो इसके अलावा धीरे धीरे करके महाजनपद आने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े राज्य, और एक नई टर्म निकल के आएगी विच विल बी राष्ट्र। इससे पहले राष्ट्र नाम की कोई टर्म नहीं थी, क्योंकि राष्ट्र क्या डिनोट करता है? टेरिटरी। ऐसे वॉर्स जो कि टेरिटरी के लिए लड़े जाते हैं। तो पहले वॉर किसके लिए लड़ रहे थे? पहले वो लोग वॉर लड़ रहे थे सिर्फ गाय के लिए, काऊ के लिए। तो अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड में की बात करें ना, तो राजा की दो ही ड्यूटीज थी। राजा की दो ही ड्यूटीज थी। क्या? एक तो गाय की प्रोटेक्शन करना, गाय को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और किससे प्रोटेक्ट करना? पानीज से। तो हुवर पानीज जो कि गाय को चुराएंगे, हाइड करेंगे गाय को। अच्छा, जो प्रोटेक्ट कर रहे थे काउस को, उनको क्या नाम दिया गया? गोपति या फिर गोपा। क्या नाम दिया गया? गोपति या फिर गोपा। अच्छा, एक तो काउ का प्रोटेक्शन का काम है राजन का, और दूसरा क्या है? ट्राइब की प्रोटेक्शन का। अगर आप आगे देखो तो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं दिखेगी, क्योंकि पूरा का पूरा विलेज ही, अगर फाइट होगी तो पूरा का पूरा विलेज ही उस फाइट में उतरेगा। अच्छा, बैटल जो कि काओ के लिए जो बैटल लड़ी जाएगी उसका नाम क्या है? गविष्ठी। उसका नाम क्या है? गविष्ठी, या फिर गवशान, या फिर गोशु। ठीक है, इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ डिविनिटी नहीं थी, मतलब राजा को भगवान जैसा कुछ ऐसा कुछ नहीं समझा जाता था, एटलीस्ट इस टाइम पे। उसके बाद इस टाइम पे आपको प्रीस्ट भी मिलेंगे, सेनानी भी मिलेंगे, पर प्रीस्ट उतने ज़्यादा मतलब जैसे हम बाद में देखेंगे कि जो प्रीस्ट लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो इस टाइम पे वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। ओके, इसके बाद अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो किंग की जो पोजीशन थी वो अब स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो टेरिटरी पर राज करने लगेगा, तो एक टेरिटोरियल वॉर्स होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले जो वो काऊ की रक्षा कर रहा था, अब उसकी जो पोजीशन है वो एनहांस हो जाएगी, और वो कई अलग अलग तरीके के यज्ञ परफॉर्म करेगा। जैसे एक यज्ञ है जिसे कहते हैं राजस्यु यज्ञ, जिसमें किंग को सुप्रीम पावर कॉन्फर की जाएगी। मतलब उसको बोला जाएगा कि भाई तू एक डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप आ जाएगी, मतलब कि वो भगवान के जैसा है या भगवान का दूत है, कुछ इस तरह की बातें आने लग जाएंगी। इसके बाद में एक यज्ञ परफॉर्म करेंगे विच इज वाजपेयी यज्ञ, जिसमें चैरियट रेस होगी। ठीक है, तो जौन सा राजा जीत जाएगा तो वो पूरे उस रीजन पे राज करेगा। उसके बाद आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक हॉर्स को दौड़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे हॉर्स मान लो वो इस रीजन पे आके रुका, तो या तो इस रीजन का राजा कि मान ले कि हम जिसका हॉर्स है उसके रीजन में हम अपने आप को मतलब हम उसके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, वरना तो वो लड़ाई कर ले। ठीक है, तो जो रॉयल हॉर्स को दौड़ाया जाएगा उसको अनइंटरप्टेड दौड़ना है। अगर उसको कहीं पे भी रोका गया तो ऐसा मानेंगे कि मानेंगे कि सॉरी कुछ हो गया, ऐसा मानेंगे कि वॉर इज बीइंग डिक्लेयर्ड। किंग्स के पास अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, किंग के पास दो ही काम, काऊ को बचाओ और
लोगों को बचाओ, ट्राइब को बचाओ, तो पावर जो होगी वो कम होगी, लिमिटेड होगी, और किंग ऑटोक्रेटिक तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑटोक्रेटिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार आप देखोगे असेंबलीज होंगी, विधाता, सभा, समिति, ये 3 तरह की असेंबली थी। विधाता में ना इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री इश्यूज के बारे में बातें होंगी। तो जब बातें होंगी, डिस्कशन होगी, तो राजा का ऑटोक्रेटिक होना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद होगी सभा। सभा में आप देखोगे कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इस तरह की बातें की जाएगी। तो मतलब कोई अलग से कोई जस्टिस सिस्टम या जस्टिस ऑफिसर की बात नहीं है, जो भी था वो सभा मिलके ही डिसाइड करेगी। एक है समिति। समिति में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट लेंगे, ठीक है। समिति एक लार्जर बॉडी होगी जो मे भी इलेक्शंस करवाती होगी। वैसे तो मोर और लेस राजा हेरिडिटरी ही, मोर और लेस राजा आप यहाँ देखोगे कि हेरिडिटरी ही नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में हेरिडिटरी नहीं था, इलेक्शंस के थ्रू आता था, बट वैदिक पीरियड में वो हेरिडिटरी होगा, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो विधाता और सभा पहले वाली दोनों ही असेंबलीज की पार्ट फीमेल रहा करती थी, मतलब मेल और फीमेल दोनों अटेंड कर सकते थे। बट अगर आप समिति में देखो तो सिर्फ और सिर्फ मेल अटेंड करते थे। जस्टिस ऑफिसर जैसा कोई सिस्टम नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड की जब हम बात करेंगे तो सभा, समिति अपना प्रोमिनेंस लूज कर देंगी और विधाता डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किंग कैसा हो जाएगा? ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। किंग ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो विधाता इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री इश्यूज को डिस्कस कर रही थी, वो अब डिस्कस नहीं करेगी। जब डिस्कस नहीं करेगी तो ये कौन डिसाइड करेगा? सब कुछ किंग डिसाइड कर रहा है। सभा समिति की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। फीमेल इसको अटेंड करना बंद कर देगी, फीमेल को हाउस होल्ड वर्क ही करना होगा। तो जब सभा समिति की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, तो फिर जो सिविल जस्टिस सिस्टम जो कि सभा के थ्रू हो रहा था, वो भी अब कौन करेगा? किंग करेगा। तो किंग कैसा हो जाएगा? ऑटोक्रेटिक। सारी की सारी पावर जब एक मैन के हाथ में आ जाती है तो क्या हो जाता है? ऑटोक्रेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ऑटोक्रेटिक का मतलब ये नहीं है कि खराब ही होगा। कई सारे राजा ऑटोक्रेटिक थे पर अच्छे भी थे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वैदिक पीरियड में ट्राइबल सोसाइटी में जो लॉयल्टी थी ट्राइब की, वो अपने ही ट्राइब वालों की तरफ सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, ये लोग फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत कॉन्शियस रहते थे, मतलब सफ़ेद, काला, रेसिस्ट, जिसको हम आज के टर्म में बोले रेसिस्ट, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी बताया, आर्यंस ने कॉन्कर किया था नॉन आर्यंस के ऊपर। तो 2 तरह के थे, एक थे दासास जो कि वाइट थे, जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था, एक थे दास्यूज जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्शन जिनका फेयर नहीं था, थोड़े ब्लैक की तरफ थे, थोड़े सांवले थे। तो ये दोनों ही को ही आर्यंस ने अपना स्लेव बनाया। तो ये जो स्लेव और ये जो स्लेव्स थे, इसमें जो दास लोग थे ना, इनकी तरफ आर्यंस जो थे थोड़े से सॉफ्ट थे, इनको थोड़ा अच्छा सा काम देते थे, मतलब हो सकता है सेना में भर्ती कर लेंगे, ये सब करेंगे। पर जो दासियों होंगे ना, इनसे थोड़ा मीनियल वर्क कराएंगे, ठीक है, और इनकी तरफ थोड़े से हार्श भी होंगे। तो आप देखो कि ये कितने कॉन्शियस थे फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, ठीक है। इसके बाद जो स्लेव्स या फिर मेनली विमेन, स्लेव्स में भी मेनली विमेन, इनको एज अ गिफ्ट करा जाता था प्रीस्ट को, किस लिए? घर के काम करने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो जब ये गिफ्ट का प्रोसेस शुरू होगा, प्रीस्ट को कुछ गिफ्ट की जाएगी। तो पहले जो सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, पहले जो सोसाइटी इक्वल थी, जैसे जैसे गिफ्ट मिलेंगे किसी को, एवं ही गिफ्ट दिए जाएंगे, तो उसकी पावर सोसाइटी में बढ़ जाएगी। तो क्या अराइज होगी? सोशल इनइक्वालिटी। क्या अराइज होगी? सोशल इनइक्वालिटी। ऑल्सो सोसाइटी जो थी, यहाँ पे जो डिवीजन था सोसाइटी में, किसके बेसिस पे था कि भाई काम क्या कर रहा है वो बंदा, वॉरियर है, प्रीस्ट है, या फिर आम जनता है, कोई और काम कर रहा है, ठीक है। जब आप लेटर वैदिक पीरियड की बात करोगे तो भैया जो इगैलिटेरियन सोसाइटी अर्ली वैदिक पीरियड में मिली थी, वो यहाँ पे तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो जाएगा, वर्ण सिस्टम आ जाएगा, जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करेंगे, ठीक है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। आप देखोगे सोशल हायरार्की डेवलप हो जाएगी, जिसमें हम ब्राह्मण को टॉप पे मानेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। सैक्रिफाइसेस का सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। आप देखोगे कि ब्राह्मणास में देखने को मिलता है। और ये सारे जो सैक्रिफाइसेस है या जो यज्ञ है, ये कौन कराएगा? ब्राह्मण कराएंगे। ब्राह्मण लोग जो कि वर्ण सिस्टम के टॉप पे हैं, उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनको गिफ्ट भी मिल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट यज्ञ करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस का पार्ट बन रहे हैं, तो उनकी पावर और ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ जाएगी।
ऊपर के जो 3 वर्ण है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों का उपनयन संस्कार होगा, मतलब इनको पढ़ाई लिखाई करवाई जाएगी, ठीक है। और जब इनका उपनयन संस्कार होगा तो इनका बोला जाएगा दूसरा जन्म, द्विविजा। द्विविजा मतलब ट्वाइस बॉर्न। इसके अलावा जो शूद्र होंगे उनका पढ़ना वढ़ना का कोई सीन नहीं है, और अनटचेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वर्ण सिस्टम और स्ट्रेंथन हो रहा है, तो क्या होगा, अनटचेबिलिटी आ जाएगी। कैसे पता चलता है, वर्ड्स, निषाद, चांडाल, इन तरह के वर्ड्स हमें पता चलता है। उसके बाद है वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम की बात मैंने पहले भी कह दी कि पहले जो वर्ण था दैट वाज बेसिकली कलर मतलब दस्यूज या फिर दासाज, जिनको हम नॉन आर्यन, नॉन वैदिक पीरियड कह रहे थे, और एक वैदिक वाले आर्यंस जो कि वाइट ही थे, ठीक है। लोग जो थे अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते थे, मतलब सोशल मोबिलिटी बहुत आसान थी। हो सकता है कि किसी का बेटा वॉरियर हो और खुद उसके फादर को प्रीस्ट रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें प्रोमिनेंट थी। बट अगर आप लेटर वैदिक पीरियड की बात करोगे तो वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, मतलब एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, एक वॉरियर का बेटा वॉरियर ही रहेगा, ठीक है। वर्ण सिस्टम जो था वो बेस किसके बेसिस पे था, वो बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब किस जगह पे आप पैदा हुए हो। अगर आप इससे पहले देखो यहाँ पे, तो वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो चीज़ डिवीजन थी वो आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में आते आते बर्थ के बेसिस पे होगी कि भाई जिस कुल में आप, जिस घर में आप पैदा होगे वहाँ पे क्या वर्ण फॉलो हो रहा है। वो ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण होगे, क्षत्रिय और वैश्य या फिर शूद्र। अच्छा, एक है 4-fold सिस्टम ऑफ आश्रम, जो कि पुरुष शास्त्र में लिखा गया है। 4-fold सिस्टम में क्या है, ब्रह्मचर्य मतलब जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, गृहस्थ हाउस होल्ड, शादी वादी हो गई, वानप्रस्थ मतलब आप स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ जाएंगे, पार्शियल रिनाउंसिएशन करेंगे, पार्शियली वर्ल्डली अफेयर से अपने आप को दूर करेंगे, और फिर फाइनली संन्यास ले लेंगे। तो आप देखोगे कि पहले जो 3 आश्रम्स हैं उनको फॉलो करेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ वुमेन, जो मुझे लगता है आज नहीं, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बोल सकते हैं, वरना टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ पे जाके कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम कोशिश करेंगे विमेन से शुरू करें और इस टॉपिक को ख़त्म करें। थैंक यू।